यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरी। लास्ट क्लास में हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। यहीं से हमने समझा था ग्लोबल वार्मिंग के एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट के बारे में, जिसको नाम दिया जाता है क्लाइमेट चेंज का। यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में ग्लोबल वार्मिंग है क्या, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के एनहांस होने से क्यों कहा जाता है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये बढ़ रहा है, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। साथ में क्लाइमेट चेंज के कारण वर्तमान में किस किस प्रकार की जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इनका सामना होमो सेपियंस को करना पड़ रहा है, इसके क्या क्या एंथ्रोपोजेनिक रीजन है और साथ में क्या क्या नेचुरल फैक्टर्स हैं, इनके बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ था। आज की इस क्लास में मैं एक बार आपको क्विक रीजन देता हूं ताकि आप प्रीवियस वीडियो में हुई तमाम चीज़ों को रिकॉल कर पाएं और आगे के जो कंसेप्ट हैं इनको ईजी मैनर में समझ पाएं। 5 मिनट का मैं आपका समय लूंगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि भाई हमने समझा था कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है ये एक बेसिक कंसेप्ट से चालू होता है, जिसको नाम दिया जाता है पृथ्वी का ऊष्मन। और पृथ्वी का ऊष्मन कैसे होता है, तो इस बेसिक कंसेप्ट के लिए बेसिकली आप देखोगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना मोस्ट इसेंशियल थिंग है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन्हें नाम दिया जाता है ग्रीन हाउस गैस का। बात समझ में आया? असल में जो पृथ्वी का ये पूरा पूरा एटमॉस्फेयर है ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है और इनके लिए अपारदर्शी होता है। और इसके कारण जो लैंड या फिर यूं कहा जाए कि जो कॉन्टिनेंट है और जो ओशनिक पार्ट है, ये कुछ जो हीट है ये अपने पास या फिर यूं कहा जाए कि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रात्रि काल में इसका ये रेडिएशन करते हैं या फिर उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन की इस क्रिया में यहाँ पर मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इस हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब कर ये वायुमंडल को गर्म रखने का काम करती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। दैट मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना फॉर दी लाइफ ऑन दी अर्थ। बात समझिएगा कि यदि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट रुक जाए तो पृथ्वी पर दिखाई देने वाली, पृथ्वी पर घटित होने वाली जितनी भी प्रकार की प्रोसेस आपको नजर आएंगी वो सब कुछ नष्ट हो सकती हैं। याद रखो कि इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट खतरनाक नहीं है, अपितु इन्हांसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हमारे लिए एक प्रकार की प्रॉब्लम है। इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये बढ़ रहा है, पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो रही है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैस हैं इनको नाम दिया जाता है ग्रीन हाउस गैस। और इन ग्रीन हाउस गैस में यदि अर्थ पर रहकर हम ये स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आती है कार्बन डाइऑक्साइड, देन आपको देखने के लिए मिलेगी मीथेन, फिर मिलती है नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड जो गैसेस होती हैं वो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरिनेटेड गैसें? मतलब कि इसमें HFC आता है, PFC आता है, HF6 आता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और साथ में सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इसको नाम दिया जाता है। इनकी लाइफ कितनी है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और क्यों कहा जाता है कि जो फ्लोरिनेटेड कंटेंट हैं या फिर फ्लोरिनेटेड जो गैसें हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड के सिनेरियो में। कार्बन डाइऑक्साइड मात्रात्मक रूप से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बट यदि गुणात्मक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो गुणात्मक दृष्टिकोण से फ्लोरिनेटेड जो गैसें हैं ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। बिकॉज कि कार्बन डाइऑक्साइड की यदि आप लाइफ साइकिल देखें तो ये 100 ईयर है, और फ्लोरिनेटेड कंटेंट की यदि आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो ये 1 से लेकर 50,000 साल तक हो सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप किसी ऐसे प्लेनेट पर जाते हैं जहां पर तमाम जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनका परसेंटेज आपको सेम मिले तो फ्लोरिनेटेड कंटेंट एक्चुअली मच मोर रिस्पॉन्सिबल देन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ग्लोबल वार्मिंग। याद रखना। अच्छा, ये जो मैंने बताया कि भाई ये कहाँ से आती हैं, ये जो गैसें हैं ग्रीन हाउस गैस जिनको हम बोल रहे हैं, और इन्हीं का एनहांसमेंट हो रहा है। और इन्हीं के एनहांसमेंट के कारण आप पाएंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इन्हांस हो रहा है। तो ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा? ये फॉसिल फ्यूल डिफॉरेस्टेशन, यानी कि ये वो प्रोसेस हैं या फिर ये वो एक्टिविटीज हैं जिनके कारण एक्चुअली में ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आगे आते हैं। यहां पर हमने समझा था कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखे थे कुछ नेचुरल फैक्टर। इसमें आया था मिलानकोविच साइकिल, मैंने बताया था, नहीं पता है तो एक बार उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी।
सोलर रेडिएशन के बारे में बात किया था, एनसो के बारे में यानी कि ENSO के बारे में हमने बात किया था, उष्णिक करंट को हमने समझ लिया था, वोल्केनो और प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में भी हमने जाना था कि ये किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंथ्रोपोजेनिक रीजन में नो डाउट कि सबसे पहले आएगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि वही इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो हम ये फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं और इससे जो कार्बन रिलीज हो रहा है ये एटमॉस्फेयर में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट है और साथ में अदर जो कंटेंट, अदर गैसों का जो कंटेंट है ये बढ़ा रहे हैं, जो क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। डिफॉरेस्टेशन एंथ्रोपोजेनिक में आएगा, क्योंकि जंगल में आग दो प्रकार से लग सकती है, या तो ह्यूमन एक्टिविटी हो, वहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो, अदरवाइज वहां पर नेचुरल भी लग सकती है। बट डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई, ये तो एंथ्रोपोजेनिक ही होगी ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई भूत प्रेत आए और काट दिया, नहीं। ठीक है, एग्रीकल्चर जानते हैं आप कि कई ऐसी फसलें होती हैं, कई ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो मीथेन के उत्सर्जन के लिए जानी जाती है। साथ में जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वो भी एक्चुअली में मीथेन के लिए, मीथेन प्रोडक्शन के लिए या फिर मीथेन के उत्सर्जन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, कई जगह पर कल्टीवेशन भी काम आता है। लैंड यूज ऐसे कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन करना भी ग्रीन हाउस के इन्हांसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाई? क्योंकि आपने देखा हुआ कि जहाँ पर ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर आपको जो औसत तापमान है ये थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया था, दिल्ली में देखिए, आप गुड़गांव में देखिए, इसके अलावा यदि आप देखें तो अहमदाबाद वाला जो एरिया है, ठीक है, और चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, ठीक है, इसमें यदि एक लाइन में मैं मिलाऊं तो भाई दिल्ली आता है, बेंगलोर है, पुणे है, ठीक है, चेन्नई है, ये तो वो एरिया हैं जहां पर औसत तापमान हमेशा ज़्यादा मिलेगा। यानी कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में आपने सुना होगा कि 44, 45, 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज 2-3 सालों में आप देखना कि पहुंचा ही है। साथ में हमने ये भी देखा था कि एक्चुअली में जो क्लाइमेट कैटालिटिक्स है, इसमें क्या क्या होता है, यानी कि वो कंपोनेंट जो कि इस ग्लोबल वार्मिंग को, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के अलावा भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं। और ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है एक तो ब्लैक कार्बन, एंड द सेकेंड वन इज, इसमें आता है एटमॉस्फेरिक एरोसोल। एटमॉस्फेरिक एरोसोल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके कारण जमीन के पास बादल बनते हैं, जिनको हम कोहरा, कुहासा, ये सब वगैरह वगैरह का नाम देते हैं। सो आप याद रखिएगा कि एरोसोल एक्चुअली में विजिबिलिटी कम करने के लिए भी जाने जाते हैं। एरोसोल मल्टीपल यूजेस के लिए, मल्टीपल कॉजेस के लिए जाने जाते हैं। इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। साथ ही यदि इस टॉपिक की हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, साथ ही यदि दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं लाइक ब्लैक कार्बन, तो आपने देखा हुआ कि ना भारत सरकार ने एक योजना निकाली थी बाय द नेम ऑफ उज्ज्वला योजना। ये क्यों निकाली गई थी मैं आपको बताता हूं एक केस स्टडी के बारे में, 2 मिनट का मैं समय लूंगा। ये उज्ज्वला योजना में एक्चुअली में बात क्या कही गई, जस्ट अ सेकेंड, अरे यार, ठीक है, भारत सरकार की एक योजना आपने देखी होगी, उज्ज्वला योजना। मैं असल में ना मॉर्निंग में 8:50 AM पर आपके साथ द हिंदू का सेशन लेता हूं, और ये द हिंदू के सेशन में मैं तमाम प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं ये कवर कराता हूं। उसी का एक आर्टिकल मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ कि असल में उज्ज्वला योजना को वर्तमान में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसका एक मेन रीज़न क्या है कि ये जो ईरान इजराइल US कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो इसमें भारत का जो क्रूड ऑयल है ये संकट में आया है। यानी कि भारत के ऊपर एनर्जी सिक्योरिटी का जो कंसर्न है ये पैदा हुआ है। और भारत ने उज्ज्वला योजना में क्या किया था कि जो LPG सिलेंडर हैं ये बांटे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग LPG से जुड़ पाए। आप जरा देखना कि सब्जेक्ट कैसे कनेक्ट होता है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सब्जेक्ट कैसे कनेक्ट होता है। नो डाउट हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बट आप जरा समझिए कि जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इस सब्जेक्ट को किस प्रकार से डाइवर्सिफाई कर पाऊंगा, किस प्रकार से एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, ब्लैक कार्बन की बात हुई। ब्लैक कार्बन किस प्रकार से वर्तमान में चर्चा में है और क्यों ब्लैक कार्बन चर्चा में है टीबी के सिनेरियो में, ठीक है, ट्यूबल क्लोसिस के सिनेरियो में, इसके बारे में भी हम बातचीत करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो कि भारत सरकार ने एक योजना निकाली, उज्ज्वला योजना, और वर्तमान में इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये क्रिटिसिज्म की यदि हम बात करें तो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में
ईरान, इजराइल और साथ में जो यूएस है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट के कारण भारत पर जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये मंडरा रही है, यानी कि इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि हम भारत का जो मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल है या फिर मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जैसे कि लाइक 85% ऑफ क्रूड ऑयल ये हम बाहर से मंगाते हैं, और इसी क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोल, डीजल और साथ में एलपीजी, एलएनजी जैसी गैसेस और साथ में ईंधन। अब याद रखो कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो भारत पर एनर्जी सिक्योरिटी पर खतरा मंडराना ये लाजमी था। अब यहां पर याद रखिएगा कि ये जो उज्ज्वला योजना में फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर देने की बात कही गई थी, प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखेंगे तो हाल ही की खबर है कि भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर का जो प्राइस है ये थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। और यदि एलपीजी सिलेंडर का प्राइस इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स कि वो लोग जिनको उज्ज्वला योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर दिया गया था, इनको या तो अब महंगा सिलेंडर लेना पड़ेगा, और यदि ये उतना एक्सपेंसिव सिलेंडर बेयर नहीं कर पाते हैं तो वापस से ये ट्रेडिशनल मेथड पर आ जाएंगे, यानी कि चूल्हे पर रोटी बनाने पर। अब इससे होता क्या है और क्यों उज्ज्वला योजना निकाली गई थी? बिकॉज कि याद रखिएगा कि जब कोई महिला गांवों में रहकर ये चूल्हे में खाना बनाती है तो उसमें लकड़ी का यूज करती है या फिर उपले, जिनको हम कहते हैं कंडे, इनका ये यूज करती है। इसको जलाए जाने पर आपने कई बार देखा होगा कि लकड़ी को जब आप ठोकते हैं तो इससे एक ब्लैक कलर का कार्बन रिलीज होता है, या फिर ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, इनको कहा जाता है ब्लैक कार्बन। याद रखो ये ब्लैक कार्बन एटमॉस्फेयर के लिए तो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते ही हैं, बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये जाकर आसपास की जो ह्यूमिडिटी है इसको होल्ड करते हैं। रात्रि काल में ये धरा के पास आते हैं, यानी कि लैंड एरिया के पास आते हैं, और लैंड एरिया के पास आकर ये एक प्रकार के क्लाउड को फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कोहरा, नॉट धुंध, इसको मैं बोल रहा हूं कोहरा। आपने दिल्ली, गुड़गांव और साथ में मल्टीपल, अरे दिल्ली गुड़गांव तो बहुत छोटी बात हो गई है, सॉरी बहुत बड़ी बात हो गई है, छोटे एरिया में भी आपने इसके कई एग्जाम्पल देखे होंगे कि भाई इसका जो मेन रीजन बताया जाता है कि दिल्ली में कोहरा क्यों हुआ और दिल्ली में इतना ज्यादा आपको स्मॉग क्यों देखने के लिए मिला। कोहरा और स्मॉग में फर्क होता है, ठीक है। तो ये क्यों मिला, तो इसका रीजन बताया जाता है पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पलारी से भी ये निकलता है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में नाम दिया जाता है PM 2.5 का। याद रखो कि असल में करंट में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक स्टडी हुई और इस स्टडी में ये पाया गया कि जो इंडियन वुमेन्स हैं, खासकर वो जो कि रूरल एरिया में अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं, ये यदि मान लीजिए कंटिन्यूसली इस चूल्हे के संपर्क में रहती हैं और लकड़ी, कंडे, इनमें ये खाना बनाती हैं, कंडा मतलब कि उबला और उपला जो भी कहते हैं, ठीक है। तो यदि ये इसमें खाना बनाती हैं तो ये जो PM 2.5 है, ये जो ब्लैक कार्बन है, कई बार इनके लंग्स में एंटर कर जाता है, और ड्यू टू एंटरिंग द लंग्स, याद रखो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस, दैट मीन्स टीबी। और हमारे यहाँ की जो महिला हैं ये कभी भी ओपनली अपनी जो ये बीमारी है इसके बारे में बता नहीं पाती हैं, और जब नहीं बता पाती हैं तो यही बीमारी घर कर जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बदल जाता है ब्रेस्ट कैंसर में, और इसीलिए आप देखेंगे कि रूरल एरिया, खासकर उन एरिया में जहां पर आज भी ट्रेडिशनली बनाया जाता है खाना चूल्हे में, वहां की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हैं ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अब याद रखो कि कैंसर यदि ये हुआ है, टीबी यदि हुआ है, तो ये एक संक्रमण रोग है। संक्रमण रोग है का मतलब कि ये ट्रांसफर होता है हेरिडेटरी, और यदि ये ट्रांसफर हो रहा है दैट मीन्स आप जरा देखिएगा कि कई परिवारों में आपने ये देखा होगा कि महिला ना ही गांव से संबंधित है और ना ही ये उतनी ज्यादा स्मोकिंग वगैरह करती हैं। स्मोकिंग का एग्जाम्पल लेते हुए मैंने मुस्कुराया इसलिए क्योंकि आजकल स्मोकिंग करने को एक ट्रेडिशन माना जा गया है कि आई एम वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, और मुझे स्मोकिंग करने से मैं बहुत ही ज़्यादा कूल एंड काम लगता हूँ या फिर लगती हूँ, दैट इज़ वाई। सो यदि मान लीजिए एक महिला है और ना ही वो चूल्हे में खाना बना रही है, ना ही वो उतने स्मोकिंग कर रही है, और ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि है, फिर भी हाउ इज दैट पॉसिबल कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है? बिकॉज कि एक्चुअली में आप यदि बैकग्राउंड देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि भाई XYZ पर्सन यहां से संबंधित है, चूंकि उसकी मामी, उसकी नानी, उसके मम्मी पापा, मम्मी ऐसे हेरिडेटरी में यदि आप देखोगे तो किसी ना किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, उसका रीजन ये था, या फिर टीबी थी, उसका रीजन ये था। और टीबी ये संक्रमण रोग है, ये एक से दूसरे में फैल रही है। तो बता दें क्यों ये स्टडी हुई। स्टडी ये कहना चाहती थी कि भाई भारतीय महिलाओं में ये टीबी देखी गई,
बट टीवी को ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी भारतीय समाज में ये मनसा, ये जो मानसिकता है, ये आपको देखने के लिए मिलेगी कि भाई साहब यदि पुरुष को टीवी हो गई है तो पुरुष घर चलाता है, वो बिल्कुल बलिष्ठ है और ये तमाम प्रकार की चीजें। बट यदि एक महिला को टीवी हो गई है, फिर महिला को एक छोटी सी भी बीमारी हो गई है, तो याद रखो कि उसको घर से निकाला भी जा सकता है। इवन कई एरिया पर तो ये भी, कई एरिया में तो ये भी घटना घटित होती है कि आप पाएंगे कि उनके पति, हस्बैंड महिला को डाइवोर्स तक दे देते हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। तो ऐसी तमाम प्रकार की जो कंडीशंस हैं, इससे बचने के लिए महिलाएं डिस्क्लोज ही नहीं करती हैं इसको कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे लंग्स में ये प्रॉब्लम हो रही है। इसको जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो एनजीओस हैं ये सामने आए हैं, और विभिन्न प्रकार के जो एनजीओ हैं इन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया है कि भाई महिलाओं में होने वाले ये जो टीबी के रोग हैं, और साथ में महिला टीबी जो डिजीज है, और महिलाओं में होने वाले जो ब्रेस्ट कैंसर है, इनको कैसे कम किया जाए, उससे संबंधित है उज्ज्वला योजना, उससे संबंधित है ब्लैक कार्बन, वो चर्चा में है। और इसीलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आगे आते हैं। तो यहां पर मैंने बताया था कि भाई ये एरोसोल और साथ में जो ब्लैक कार्बन है, ये किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये इनके बारे में क्यों कहा जाता है कि ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का मल्टी डायमेंशनल जो इंपैक्ट है, यहां पर मैंने बताया था एनवायरमेंटल सिनेरियो में, सोसाइटी और इकोनॉमी के सिनेरियो में, हेल्थ के सिनेरियो में, जो वेदर कंडीशंस है इसके सिनेरियो में, और वाइल्ड लाइफ ये सिनेरियो में। अब जब हमको ये सब कुछ पता है, दैट मीन्स कि हमको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया। ध्यान से मेरी बात सुनना। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, और इस कहानी के बाद मैं इस पूरे के पूरे जो पीडीएफ है इसको ओपन करूंगा, फिर यहां पर हम देखना चालू करेंगे कि भाई कहां पर क्या चीजें आपको एड ऑन करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनना मेरी बात। असल में बात है 1972 की। जो पर्सन मेरी डेली क्लास देखते होंगे वो समझ गए होंगे कि एक्चुअली में मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ये ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश करो। देखो, बात है 1972 की, और 1972 वो टाइम जब वर्ल्ड के समस्त देश एक गहन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद होते हैं या फिर इकट्ठे होते हैं। इसको नाम दिया जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन का। 1972 में जब ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, जस्ट अ सेकेंड, इससे अच्छा तो यही है भाई। ठीक है, 1972 का ये जो सम्मेलन है, इसको नाम दिया जाता है एक्चुअली में स्टॉकहोम सम्मेलन। और इसमें कहा गया था कि भाई ये जो पूरा मुद्दा है एनवायरनमेंट, इसके बारे में आप सोचना चालू करो। हम मिलते हैं बाद में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपने क्या क्या किया। 1982 में मिलते हैं सभी। 1982 में पता चलता है कि किसी ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट इस समय तक ग्लोबल वार्मिंग इशू आ गया था। 1992 से कहानी शुरू होती है। 1992 में एक समिट होती है, या फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको हम अर्थ कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया जाता है। अब ये जो पृथ्वी सम्मेलन था, इसको पृथ्वी सम्मेलन क्यों कहा गया, सबसे पहली बात ये है। असल में इस समय शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। दैट मीन्स वर्ल्ड का हर एक नेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, और सभी का उद्देश्य यह था कि भाई किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए। ये वो टाइम था जब यूएसए और रशिया जैसे देश भी एक प्लेटफॉर्म पर एक समस्या के साथ खड़े हुए, एक समस्या के अगेंस्ट खड़े हुए थे, और उसका जो सॉल्यूशन है ये खोज रहे थे। याद रखना, 1992 में ये फैसला किया गया कि भाई ये जो 10-10 साल में हम मिल रहे हैं, ये 10-10 ईयर के गैप में मिलने से कुछ नहीं होने वाला। तो एक काम करो कि हर साल मिलना चालू करो। हर साल मिलने के लिए इसी अर्थ कॉन्फ्रेंस में आप देखोगे बनाया गया कॉप, और बोला गया कि 1995 तक करो तैयारी। मिलते हैं 1995 को कैमरामैन यूएसए के साथ कॉप मीटिंग में। बात समझे? सो 1995 में मीटिंग होती है, 1996 में मीटिंग होती है, 1997 में मीटिंग होती है। एक और बात समझ में आती है कि यहां पर बस हवाबाजी हो रही है, कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा। तो 1997 में एक डिसीजन लिया जाता है, और यह डिसीजन क्या था कि भाई हम लाते हैं एक प्रोटोकॉल बाय द नेम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो मौजूद है जापान में, और इसीलिए यहाँ पर मीटिंग हुई थी क्योटो में, और इसीलिए इसको नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल का। ईयर ध्यान से सुनते जाना, ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
1972, 1982, 1992, 1995 से कॉप की मीटिंग स्टार्ट। कॉप 1 हुआ 1995 में, कॉप 2 हुआ 1996 में और कॉप 3 हुआ 1997 में। 1997 में ही रिलीज हुआ क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल में पूरे वर्ल्ड को हमने दो पार्ट में बाइफरकेट किया, और ये दो पार्ट्स कौन से थे, तो बाय द नेम ऑफ, एक आता है हमारा क्या, एक जो आपको देखेंगे यानी कि यहां पर आया क्योटो प्रोटोकॉल। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योटो प्रोटोकॉल में पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया। एक है एनेक्स 1 देश और एक आता है क्या, एनेक्स 2 देश। जो एनेक्स 1 कंट्रीज हैं ये एक्चुअली में डेवलप्ड कंट्री हैं, दे आर डेवलप्ड कंट्री। और जो सेकंड है इनको नाम दिया जाता है क्या, डेवलपिंग कंट्री। एक है डेवलप्ड और एक आती है क्या, डेवलपिंग। सो ये जो डेवलपिंग कंट्री है इसमें, अच्छा ये जो डेवलप कंट्री है इसमें टोटल नंबर ऑफ 16 कंट्रीज शामिल थी। और ये जो 16 कंट्रीज हैं जैसे यूएसए है, रशिया है, फ्रांस है, ये डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो इनको शामिल किया गया इसमें, और इसमें बाकी जो रिमेनिंग कंट्रीज थी इसको शामिल किया गया। सबसे पहले तो याद रखो कि ये जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है ये एक प्रकार का बाइंडिंग इन नेचर प्रोटोकॉल है। दैट मीन्स यदि किसी ने इसको एक्सेप्ट किया है तो ये उस पर बाइंडिंग है। आपको इसमें दी गई तमाम प्रकार की शर्तें, तमाम प्रकार की टर्म्स एंड रूल्स, तमाम प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हैं ये फॉलो करना ही होगा, अदरवाइज आपको पनिश भी किया जा सकता है। अब याद रखो कि क्योटो प्रोटोकॉल जारी हो इसके लिए जरूरी ये था कि ये जो 16 देश हैं ये इस पर साइन करें। आपने यूएस और कनाडा की जो फ्रेंडशिप है इसके बारे में कभी ना कभी सुना होगा, और खासकर उस समय जब अभी 2025 की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप यूएस की सत्ता में विराजमान होते हैं। उसके बाद से यूएस और कनाडा के जो रिलेशन है ये इलीगल माइग्रेंट के कारण जो बिगड़ते हुए दिखाई दिए। तो आपने ये सुना होगा न्यूज में कि भाई इतने अच्छे रिलेशन, यदि मान लीजिए आप भारतीय न्यूज के अलावा यानी कि ये जो मल्टीपल टाइप ऑफ भारतीय सिनेमा जैसे न्यूज चैनल्स हैं इनके अलावा यदि आप फ्रूटफुल न्यूज देखते हैं तो वहां पर आपने सुना होगा कि यूएस कनाडा के जो रिलेशन थे ये बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले ये रिलेशन बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी फेंसिंग नहीं थी, ओपनली आप क्रॉस कर सकते थे। सो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि एक्चुअली में यूएस और कनाडा के रिलेशन आज भले ही खराब हैं, यानी कि पहले ये बहुत अच्छे थे और अच्छे वापस से हो जाएंगे नो डाउट। सो हुआ ये कि जब ये क्योटो प्रोटोकॉल आया तो क्योटो प्रोटोकॉल में एक कंडीशन थी कि ये जब ही पास माना जाएगा जब विश्व की जो 16 कंट्री हैं यानी कि 16 डेवलप कंट्री हैं ये इस पर साइन कर देते हैं। यदि एक भी कंट्री ने साइन नहीं किया तो ये पास नहीं माना जाएगा। कहा कि इट्स ओके। अब सभी ने साइन किए बट कनाडा ने साइन नहीं किए। इसमें जो टारगेट रखा गया था ये था कि भाई 19, ध्यान से सुना मेरी बात, इसमें जो टारगेट रखा, अरे जस्ट अ सेकेंड चलो, इसमें जो टारगेट रखा गया था वो ये था कि 1990 की तुलना में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये 2007 तक, इवन 2008 तक अपना जो कार्बन इमिशन है ये 5.2% कम करेंगी। यानी कि कुल मिलाकर आपने 1990 में जितना भी कार्बन उत्सर्जन किया था उसको 2008 तक 5.2% तक कम करना है। अब यदि ये पास होता तो ये बाइंडिंग इन नेचर हो जाता किस पर, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन पर। और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ नहीं कहा गया बिकॉज कि दे आर डेवलपिंग कंट्री, ये इन्होंने अभी अपना विकास शुरू किया है। और एलिगेशन ये दिया गया कि भाई वो कंट्री डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री ने फॉसिल फ्यूल जलाया, यानी कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज देखने के लिए मिल रहा है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं ये डेवलप कंट्रीज हैं, यानी कि उस टाइम की विश्व की 16 कंट्रीज। और आज भी जो सिनेरियो है ये यही चल रहा है। सो अब याद रखो कि कनाडा ने साइन किया नहीं तो एप्लीकेबल हुआ नहीं, इंप्लीमेंटेशन इसका हुआ नहीं क्योटो प्रोटोकॉल का। और जब इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं तो किसी ने माना नहीं। अब एंड ऑफ द डे हर साल कॉप की मीटिंग होती रही। 2005 में कॉप की मीटिंग होती है और 2005 में हुई कॉप की मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कनाडा के द्वारा कि भाई मैं इस पर साइन करूंगा। बट जब कनाडा ने साइन किए तो अब टारगेट को अचीव करने के लिए बस 3 साल बचे हुए थे, यानी कि 6, 7 और 8। नहीं तो पहले टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास 11 साल थे, यानी कि डेवलप कंट्रीज के पास 11 साल थे।
अब जो टारगेट 11 साल में फुलफिल हो सकता था, क्या वो 3 साल में फुलफिल हो सकता है? क्या पाया जा सकता है? आंसर इज नो। और इसीलिए उसी समय मान लिया गया था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये फेल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि नो डाउट कि क्योटो प्रोटोकॉल की जो समय सीमा है ये 2 बार बढ़ाई गई, बट यूएसए के एक प्रेसिडेंट हुए, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, ये एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक माने जाते थे और उन्होंने एनवायरनमेंट के प्रति अपनी सजगता को दिखाते हुए और अपने जो पूरे पूरे वर्ल्ड है उसमें अपनी लीडरशिप को बयां करते हुए अपने नेतृत्व में एक समझौता कराया। इसको नाम दिया जाता है पेरिस समझौता और कई बार इसको पेरिस प्रोटोकॉल भी नाम दिया जाता है। ये पेरिस प्रोटोकॉल वही है जिससे अभी डोनाल्ड ट्रंप बाहर आने का बोल रहे हैं और इवन अब इसके पार्ट है भी नहीं। हम इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में पेरिस प्रोटोकॉल से डोनाल्ड ट्रंप का आना किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकता है। और जब 1990s के समय, 2000 के समय, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए ने ये कहा था कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ XYZ प्रोटोकॉल, और मैं किसी प्रोटोकॉल को नहीं मानूंगा जो भी क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है, तो पूरा वर्ल्ड टेंशन में आया था। बट यदि आज डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई मैं पेरिस प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं हूं, तो पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं देखी जा रही है। ये क्यों है? यानी कि वर्ल्ड में ये अचानक से जो स्विफ्ट चेंज आए हैं, इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। उसके लिए आप अगला वीडियो देखिएगा। सो यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में हुआ ये क्या बोल रहा था मैं, हाँ, बराक ओबामा सर आए, इनकी लीडरशिप में पेरिस प्रोटोकॉल हुआ और पेरिस प्रोटोकॉल में अब क्या हुआ, इन्होंने बराक ओबामा सर ने अपनी गलतियां समझी, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल की गलतियां समझी कि भाई इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो कमियां देखने के लिए मिली कि भाई वो तमाम चीजें जो भी बाइंडिंग इन नेचर होती हैं, जो भी जोर जबरदस्ती से कराई जाती हैं, उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आपकी कॉलर पकड़ूंगा और बोलूं कि पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे, आपका पढ़ने का मन है तो भी यदि मैं आपसे जबरदस्ती बोलूं तो आप नहीं पढ़ोगे कि अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक, आप पढ़वा लो। यदि आप में एक कैपेबिलिटी है तो अब आप मुझे पढ़ने के लिए बैठाइए, नहीं पढ़ेंगे आप। याद रखो, यदि किसी से काम कराना है तो वो काम प्यार से हो सकता है, ठीक है। जो काम वो बल नहीं कर पाता वो प्रेम कर देता है। ये एक स्टेटमेंट होता है कि बल से सब कुछ नहीं होता, ठीक है। बल के अलावा भी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेम। प्रेम से आप हर एक काम करा सकते हैं, हाँ, पर कई लोग नो डाउट ऐसे होते हैं जो प्रेम की भाषा भी नहीं समझते हैं। खैर, उसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। तो यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में अब आया पेरिस प्रोटोकॉल। पेरिस प्रोटोकॉल में यह कहा गया कि यार देखो, समस्या समझो। समस्या यह है कि आपने क्योटो प्रोटोकॉल को बाइंडिंग नेचर बना दिया, बट ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के मन में आएगा कि यार हमने साइन किया, साइन करने पर अपने आप ही हम बाइंडिंग नेचर हो जाएंगे। यानी कि यदि मान लीजिए हमने अपना किया हुआ वादा नहीं निभाया तो ये कोई दो घरों का रिश्ता थोड़े ना चल रहा है, या फिर दो व्यक्तियों के बीच में हुई बातचीत थोड़ी है। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी का ये पार्ट है, इतना गहन मुद्दा है। तो हमारी वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में थू मैं हो सकती है। और इसीलिए याद रखिएगा कि एक्चुअली में जो पेरिस प्रोटोकॉल है इसको बाइंडिंग इन नेचर नहीं रखा गया। इसमें कहा गया कि यार देखो, हम एक काम करते हैं, एनडीसी लाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनडीसी? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनडीसी? सो इसमें लाया गया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में होता यह है एक्चुअली में कि भाई पेरिस प्रोटोकॉल में कहा गया हम आपको कोई टारगेट नहीं दे रहे हैं, जितना कार्बन इमिशन करना है उतना कार्बन इमिशन करो, जो करना है वो करो, बस याद रखना। यानी कि अब कार्बन इमिशन होगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। हम एक काम करते हैं कि हम आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो करना है करो, तबाही मचाना है तबाही मचाओ, बस आप कार्बन इमिशन उतना करना कि पृथ्वी का तापमान 21वीं सदी खत्म होते तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ पाए, और प्रयास करिएगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ पाए। कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट शॉकिंगली याद रखो, अभी वर्तमान में कौन सा प्रोटोकॉल एप्लीकेबल है, इंप्लीमेंट है, तो याद रखिएगा पेरिस प्रोटोकॉल। शॉकिंगली हम इस टारगेट को काफी पहले पार कर चुके हैं। हम इस टारगेट को 2030 तक पार कर जाएंगे। यानी कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये बढ़ जाएगा।
अब आपके मन में एक डाउट भी आ रहा है कि सर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाएगा तो क्या गैसों का जो परसेंटेज है ये भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने तो बोला कार्बन इमिशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बढ़ रही है। बिल्कुल माय डियर चाइल्ड, एक्चुअली में याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यदि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय देखोगे, वो समय जो 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है, उस समय 18वीं शताब्दी के आसपास का मेनली, उस समय यदि आप देखेंगे तो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ हुआ, उसमें भी इंग्लैंड में। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट था ये 0.028% के आसपास निकल के आता है। जब आप देखोगे 0.030% हुआ तो इस समय भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो परसेंट है ये 0.033% हो गया। और इस समय ये कहा जाता था कि भाई यदि मान लीजिए ये 0.040% हो जाता है तो इस धरा पर रहने वाला जो ह्यूमन है, इस धरा पर रहने वाला जो इंसान है, ये इंसान के जैसे अपना जो जीवन है ये निर्वाह नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि ह्यूमन के जैसे रहना इस धरा पर इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो याद रखो कि एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम में ये जो परसेंट है ये 0.042% है। इससे एक और बात क्लियर होती है कि हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एनहेंसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए अडॉप्टेड हो रहे हैं। दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम में भी हमारा जो इवोल्यूशन है ये चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर याद रखिएगा कि ये पूरी कहानी थी। फिर यहां पर 2025 में आते हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। 2017 में बेसिकली यदि आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं, और यहां पर उनका एक स्टेटमेंट था कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में ये केवल और केवल एक तरीका है विकसित देशों से विकासशील देशों तक पैसा पहुंचाने का। व्हाई? बिकॉज कि यदि आप यहां पर देखें तो यहीं पर एक बात कही गई थी क्लाइमेट फंड की, आगे मैं पढ़ाऊंगा जब ये पीपीटी दिखाऊंगा मैं, तो यहां पर क्लाइमेट फंड की बात आई थी। और क्लाइमेट फंड का मतलब है कि लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाएगा। और इस पर डेवलप्ड कंट्रीज नाराज हुई और इस पर आज भी बहस चल रही है। 2035 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये कभी मुझे लगता है कि फुलफिल नहीं होने वाली। हो जाए तो बात अलग है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये इतना कम इसकी पॉसिबिलिटीज है कि क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा इस पर लगते हैं। सो अब आते हैं पीपीटी पर। यहां तक मैंने पूरी कहानी आपको बताई है। अब याद रखो 1992 ये अर्थ समिट था, रियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां पर एक हो क्या, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बनाया गया। इसका क्या एजेंडा था? इसका एजेंडा था कि भाई क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर सिंसियरली वर्क करना। इसका कोर प्रिंसिपल ये था, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR इसका उद्देश्य था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, एक प्रकार का बाइंडिंग प्रोटोकॉल था। इसने पूरे वर्ल्ड को इवन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पर हमने 2 ही पार्ट्स लिखे हैं। इसी में आया CDM, यानी कि कार्बन ट्रेडिंग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब यहीं पर जब कार्बन ट्रेडिंग आया है तो आप यहां पर एक कंसेप्ट समझ लेना बाय द नेम ऑफ कार्बन क्रेडिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट? इसको 2 मिनट में आपको समझाऊंगा। देखो यार, कार्बन क्रेडिट का मतलब यह हुआ है कि यदि मान लेते हैं कि एक देश है X, ठीक है, ये कंट्री है X, देश X है ये, और एक है देश Y। हुआ ये कि भाई गवर्नमेंट ने बोला, यानी कि इंटरनेशनल लॉ ने कहा कि भाई आप 500 किलो तक, जस्ट फॉर एग्जांपल 500 किलो तक आप कार्बन उत्सर्जन करो। इन्होंने कहा कि भाई आप भी 500 किलो तक कार्बन उत्सर्जन करो। बट ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की पॉपुलेशन अलग होगी, दोनों में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा ये अलग अलग होगा, और दोनों में उत्पादन अलग अलग होगा। और दैट मीन्स कि दोनों की यदि आप सुख सुविधाएं या फिर रिसोर्सेज देखेंगे तो ये अलग अलग होगा। ऐसा मान लेते हैं कि जो देश X है इसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है, इसीलिए इसके द्वारा होने वाला जो कार्बन इमिशन है 1 साल बाद देखा गया कि भाई ये 600 किलो हो गया है, 6 kg हो गया है। इनका देखा गया कि ये तो बस कितना कर पाए हैं, 350 किलो। इनकी वाहवाही हो गई, ठीक है, अरे वाह आपने कार्बन उत्सर्जन कम किया। इन्होंने कहा यार हमारे पास 2 ऑप्शन है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये जो 150 किलो रिमेनिंग कितना बचा है 150 kg, ऐसा नहीं होगा कि ये जो 150 kg है ये फालतू हो जाए। एक्चुअली में या तो ये 150 kg अपने पास ही रख लें फ्यूचर के लिए, और नहीं तो किसी और देश को बेच दें।
अब यदि मान लो इनको ये जो एक्स्ट्रा 100 किलो लिया है किसने, देश एक्स ने, इसकी कमी को फुलफिल करना होगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा लिया है कहीं से इसको भरना होगा, नहीं तो जब इसको नेक्स्ट टाइम टारगेट मिलेगा तो ये 400 किलो का मिलेगा, तो ये और भी कम उत्सर्जन कर पाएगा। प्रोडक्टिविटी कम हो, जब प्रोडक्शन कम होगा तो यानी कि इंडस्ट्री की इनकम कम होगी, सीधा सीधा असर नेशनल इनकम पर आएगा, जीडीपी पर आएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम कार्बन क्रेडिट जो स्कीम है ये शुरू करते हैं। देश वाई को बोला कि भाई आपके पास 150 किलो है, आपको चाहिए पैसा, आपको तो अपने यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ाना है ना, एक काम करो कि इसमें से जो 100 किलो है क्या आप ये बेचना चाहोगे देश एक्स को। इन्होंने कहा मैं बेचूंगा पर कीमत मिलेगी। कहा कि जो कीमत आप मांगोगे या फिर जो कीमत हम बताएंगे वो आप कीमत ले लेना। देश एक्स ने 100 किलो इससे कार्बन खरीद लिया और अब इसकी जो क्षमता है ये हो गई थी 600 किलो, उत्पादन हुआ 600 किलो, ये हो गया कार्बन क्रेडिट, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स इस पर नहीं लगा, किसी भी प्रकार की पनिशमेंट से ये बच गया। तो ये सब कुछ निकल के आया किसमें, ये सब कुछ यदि आप देखोगे तो ये कार्बन ट्रेडिंग के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई कार्बन जो ट्रेडिंग है बस इतना ही होता है, इसके अलावा भी जो कार्बन ट्रेडिंग है ये मल्टीपल टाइप का होता है। खैर अभी इतना ही समझेंगे हम। फिर आता है 2007 से 2010 तक के बीच का समय, बाली टू कॉनकुन। इसमें टाइमलाइन पाथवे है ये, यानी कि अडॉप्टेशन फंड एंड साथ में जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसकी बात की गई, इसको स्टैब्लिश किया गया। जो रिकॉग्निशन ऑफ लिमिटिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें ये समय ये सीमा तय की गई थी 2 डिग्री सेल्सियस की। इंप्लीमेंट यहां पर होती है, ये हिस्टोरिक ग्लोबल क्लाइमेट अकॉर्ड था और इसमें बेसिकली क्या कहा गया, सो यहां देखो ये जो पीडीएफ है ना, यदि आपको ये डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जाना और वहां से ये डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, अच्छा ये पीडीएफ हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, बस बशर्ते कि ये पीडीएफ आपको चाहिए भी है या नहीं, इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए कि ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए वाकई में यूजफुल हो भी रहे हैं या नहीं, गेटिंग माय पॉइंट। और यदि यूजफुल हो रहे हैं तो वाकई में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यानी कि आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ पर जाकर मुझे एक बार मैसेज कर दो यदि मैंने अपलोड नहीं किए, गेटिंग माय पॉइंट। सो आगे आते हैं, यहाँ पर देखिएगा अब इसके मैंने 3 इम्पैक्ट बताए हैं, साथ में देखो अकाउंटेबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म गोल क्या रखना चाहिए। अच्छा ये क्या है, पेरिस प्रोटोकॉल, सॉरी पेरिस प्रोटोकॉल का जो लॉन्ग टर्म गोल है ये क्या है, नेशनल कमिटमेंट्स क्या है और साथ में अकाउंटेबिलिटी एंड रिव्यू क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बातचीत हुई है। ध्यान से मेरी बात समझना कि सबसे पहले तो इसमें यह कहा गया था कि भाई आप अपना जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ये अपना लें, यानी कि आप स्वयं तय करें कि आपको किस हिसाब से या फिर कितना कार्बन इमिशन करना है और उसको कितने किस हद से कम करना है, यानी अपना टारगेट फिक्स करो यार, ठीक है। हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम बताएंगे आप फिर नहीं मानोगे, तो आप अपने हिसाब से टारगेट फिक्स करो, अपना जो काम करना है वो करो। बस इतना करना कि भाई जब हमारी 21वीं सदी समाप्त हो तो उस समय पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ पाए, और ट्राई करो कि प्रेफर रहे ये कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसी के बारे में बताया था कि शॉकिंगली ये बहुत ज्यादा, ये पहले ही यानी कि 2030 तक इस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे, ठीक है, बात समझे। नाउ आगे आते हैं, यहां पर जो नेट जीरो का टारगेट है इसकी भी बात की गई है, इमिशन बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी। अब बात समझना, क्या पर जो सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी की बात हुई है इसमें क्या है, यानी कि लगभग भारत में आपने देखा होगा कि भारत ने ना 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनने का जो सपना है ये या फिर जो लक्ष्य है ये साधा है कि भाई 2047 तक हम विकसित राज्यों की कैटेगरी में आ जाएंगे और 2070 तक यानी कि 2070 तक हम नेट जीरो का जो टारगेट है इसको पूरा कर लेंगे। बात समझे क्या बोला मैंने बोला ये कि भाई एनडीसी बताता है कि आप नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अपनाएं, यानी कि आप अपने देश का जो लक्ष्य है ये स्वयं निर्धारित करें कि आपको कार्बन इमिशन पर कितना कंट्रोल करना है, ग्लोबल वार्मिंग में आपका क्या योगदान रहेगा इसको कंट्रोल करने में। इसके लिए भारत ने लक्ष्य बनाया है कि भाई 2070 तक हम नेट जीरो का जो टारगेट है इसको अचीव कर लेंगे, 2047 तक हम डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाएंगे। दैट मीन्स कि नेट जीरो का मतलब क्या हुआ, नेट जीरो मतलब कि हमारे द्वारा होने वाला जो कार्बन इमिशन है
ये शून्य हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम फॉसिल फ्यूल से हटकर अदर जो सोलर एंड विंड एनर्जीज हैं इन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे पूरे। ये हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। बट ये क्या कहता है कि मिड ऑफ द सेंचुरी, मिड ऑफ द सेंचुरी मतलब कि यही आप मिड ऑफ द सेंचुरी तक प्रयास करें। बट भारत इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो भारत के लिए थोड़ा सा ट्रिपिकल है। इसमें इसका मतलब यह नहीं है कि उठाकर आप बीजेपी कांग्रेस की बुराई करने लोगे यार। ठीक है, मैं स्टूडेंट को बार बार समझाता हूं कि कहीं पर भी पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटी पर ध्यान रखना। तो यहां पर पॉलिटिक्स नहीं आएगी, बिकॉज कि ये बस हमारा मुद्दा नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि यदि कोई व्यक्ति आए और ये बोले कि भाई क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए देखो इतनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पर याद रखना ये वो समस्या है कि इससे इस समस्या के लिए जो कंट्री बहुत कम रिस्पॉन्सिबल होगी उस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। कहने का अर्थ कि आपने सुना होगा ना कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है। यहां उल्टा होता है, यहां अच्छे के साथ अच्छा होगा, सॉरी अच्छे के साथ बुरा होगा और बुरे के साथ अच्छा होगा। यूएसए, चाइना, इंडिया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के लिए। बट मैं आपको बता दूं कि यूएसए पर बिल्कुल जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापन का असर नहीं होने वाला, क्योंकि इसने अपने पूरे इंफ्रा को इस हिसाब से बना लिया है, अपने पूरे जो डेवलपमेंट है इसको इस हिसाब से बनाया है, यानी कि ये तैयार है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से निपटने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर याद रखने वाली बात यह कि एक्चुअली में यूएसए जैसे कई और कंट्रीज हैं, ठीक है, भूटान जैसे देश जो कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापन के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और यही तो कहता है ये नियम कि भाई जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापन के लिए जो देश सबसे कम रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि चलो भाई वसुधैव कुटुंबकम, और चूंकि विश्व एक परिवार है इसलिए विश्व की सारी जिम्मेदारी हम निभाते हैं और हम जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापन को कंट्रोल करने के लिए आज से कसम खाकर तिलक लगाकर प्रयास करते हैं और हम किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, रहेंगे वन में और जीवन व्यतीत कर देंगे। नहीं, यदि वर्ल्ड जो काम कर रहा है यदि आपने वो नहीं किया तो इसको कहा जाता है ना कि आप मुख्य धारा से पिछड़ जाएंगे। तो क्या हम वर्ल्ड की कॉपी कर रहे हैं? नहीं, यहां पर ये हमारी डिप्लोमेसी का पार्ट है, ये हमारे लिए एसेंशियल है, ये हमारी डेवलपमेंट से संबंधित है, ये इंडिया की रिस्पेक्ट से संबंधित है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ज्यादा वो उदारवादी प्रवृत्ति भी मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी नहीं होती है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आगे आते हैं। सो यहां पर याद रखना अकाउंटेबिलिटी एंड रिव्यू की यदि हम बात करें तो इनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क की यहां पर बात हुई है, सिंगल यूनिवर्स रिपोर्टिंग की यहां पर बात की गई थी, ग्लोबल स्टॉक जो टेक है इसकी बात यहां पर हुई है कि कलेक्टिव प्रोग्रेस असेसमेंट है ये हर 5 साल में यहां तैयार किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि यहां तक आई थिंक मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा क्लियर आपको हो गया होगा। अब यहां पर 2 और प्रोटोकॉल हैं, यानी कि अभी तक हमने कौन सा पढ़ा, देखो 1992, 1997, 2007-8, यहां पर 2005 भी आप एड ऑन कर लेना, क्योंकि 2005 में जो कनाडा है इसने इस पर साइन किया था। 2007 से जो अदर प्रोटोकॉल्स हैं ये आने लगे थे और यहां पर एक्शन होने लगा था। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया और पेरिस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें कही गई, पेरिस एग्रीमेंट COP21 था, ठीक है। अब इसमें ये बातें कही गई, क्या क्या लॉन्ग टर्म गोल थे, नेशनल कमिटमेंट थे और अकाउंटेबिलिटी एंड रिव्यू थे, इसके बारे में बातचीत हुई है। इसके बाद डायरेक्टली आता है COP26 और COP26 और साथ में COP27। COP26 में जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है ये ली गई, यानी कि 2030 तक, ये 2030 है, 3030 नहीं है, नहीं तो जब तक तो मालूम नहीं इंसान भी रहेगा कि नहीं रहेगा। सो इसमें यह कहा गया कि 2030 तक, जस्ट अ सेकेंड यार मैं थोड़ा सा पानी ग्रहण कर। सो ये जो COP26 था इसमें ना एक प्रकार की ग्लोबल मीथेन प्लेज ली गई और ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज थी इसमें क्या कहा गया कि 2030 तक जो मीथेन इमिशन है इसको 30% तक कट करेंगे हम। ये साथ में जो ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन है इसमें न्यू लाइसेंस हम देंगे ताकि ये जो एक्सप्लोरेशन है इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। सोलर इन्वेस्टमेंट एक्शन एजेंडा की यहाँ पर बात की गई। 2021 के बाद से यदि आप देखेंगे तो सोलर पावर प्लांट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कौन, इंडियन गवर्नमेंट। ये बस इंडिया में नहीं हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में हो रहा है। तो सोलर इन्वेस्टमेंट के लिए
$1 ट्रिलियन का यहाँ पर रिकॉर्ड भी फिक्स किया गया था। ग्लासगो क्लाइमेट, ये स्कॉटलैंड में है, ग्लासगो स्कॉटलैंड, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट की यहाँ पर बात की गई और कहा गया कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट है इसको जीवित रखा जाएगा, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इस समय तक ये लगने लगा था कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस तो हम 2030 तक अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि भाई अचीव हो रहा है तो अचीव होने दो, इसमें किसी प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। कॉप 27 होता है शर्म और शेख में 2022 में। यहां पर लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई थी, साथ में 25 पॉइंट का जो एक्शन प्लान है ये तैयार किया गया था। पावर की बात की गई, ट्रांसपोर्ट, स्टील ऑफ, साथ में डीकार्बोनाइजेशन की बात हुई थी। टेक्निकल मॉनिटरिंग यहां पर हुई थी, यानी कि मार्स पर जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट बेस्ड मीथेन अलर्ट ये आया था। साथ में अलायंस क्या था, तो ग्लोबल शील्ड फंड एंड मैंग्रोव अलायंस, यानी कि वर्ल्ड में जिन जिन एरिया में मैंग्रोव वन है ये बेसिकली वो वन है जो कि कई प्रकार की ग्रीन हाउस, टॉक्सिक ग्रीन हाउस गैसों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, और दैट इज वाई ये मैंग्रोव अलायंस की यहाँ पर बात हुई थी कि भाई किस प्रकार से मैंग्रोव के प्रोटेक्शन पर काम किया जाए। साइंस एंड डेटा फाउंडेशन की यदि हम रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर जो IPCC एंड साथ में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में आपको याद रखना है प्रिलिमिनरी फैक्ट के अकॉर्डिंगली। याद रखो IPCC का मतलब है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर गवर्नमेंटल? इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है कि कोई एक गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कई देशों की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और इसीलिए इसको कहा जाता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहां पर साइंटिफिक बेसिस होते हैं, इंपैक्ट होते हैं और मिटिगेशन पर चर्चा की जाती है। मेथोडोलॉजी क्या होती है, डू नॉट कंडक्ट ओन रिसर्च, एसेस थाउजेंड ऑफ साइंटिफिक पेपर्स टू इन्फॉर्म पॉलिसीज। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये हमारा पूरा एग्रीमेंट, सॉरी ये जो हमारा IPCC है इसके बारे में याद रखना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो याद रखो कि UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये वेदर, क्लाइमेट और साथ में जो वाटर रिसोर्सेस हैं इनके बारे में जानकारी देती है कि भाई किस प्रकार का वेदर फिनोमेना होने वाला है, किस प्रकार की क्लाइमेटिकल कंडीशन इस साल होने वाली है। जैसे इस साल आपने एक टर्म सुना होगा बाय द नेम ऑफ सुपर एल नीनो, इसके बारे में कौन बताएगा भाई? ये सभी चीजों की जो स्टडी है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, इसका नाम है वर्ल्ड, और यदि वर्ल्ड नाम है दैट मीन्स ये सभी देशों के लिए समान रूप से काम कर रहा है। इंटरनेशनल और वर्ल्ड जो शब्द है इसमें फर्क होता है। इंटरनेशनल मतलब कि आप इसके मेंबर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। वर्ल्ड का मतलब सभी इसमें आते हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है। सर्विस क्या देता है, अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम ये प्रदान करता है। लगभग 193 कंट्रीज इसमें आती हैं रिकॉग्नाइजेबल, एंड स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस जो है इसकी रिपोर्ट का नाम है। मैंने उल्टा बोल दिया, इसका उल्टा होगा, ठीक है। अब आगे आइए, वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल। सो वार्निंग फ्रॉम द 6 असेसमेंट रिपोर्ट, ये IPCC की जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है इसमें बोला गया है कि 2019 में से ये जो कार्बन इमिशन है ये बहुत, 2019 में जो ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन है ये 1990 की तुलना में 54% बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि 1990 के बाद से यदि आप देखोगे तो भाई वर्ल्ड में ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा, और वर्ल्ड में एक्चुअली में इनइक्वालिटी है किसके बीच में, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं और साथ में जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके बीच में। क्या? तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इनको कहा जाता है LDCs have contributed 0.4% of historical CO2 emission, यानी कि जो लीस्ट डेवलप कंट्री है ये थोड़ा कम इमिशन कर रही है और डेवलप कंट्री ज्यादा इमिशन कर रही है। दैट मींस डेवलप कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। साथ में इन दोनों में फाइनेंस गैप भी है, यानी कि जो फाइनेंशियल फ्लो आर इनसफिशिएंट फॉर दी 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट, यानी कि बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मनी। सो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर मेंटेन करने की यहां पर बात हो रही है, एक्चुअली में उसके लिए जितने कैश फ्लो की जरूरत है वो कैश फ्लो यहां पर कम है और इसीलिए इसकी बात उठी है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ आगे आते हैं। जब आप आगे देखोगे, आप किसकी बात करें हम? यहां पर आइए, अब आता है क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है? तो भाई जो
कॉप की मीटिंग होती है उसमें बहुत लंबे समय से ये चर्चा कर चल रही है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं ये अपना कार्बन इमिशन कंट्रोल करेंगी और इन्होंने जो कार्बन इमिशन किया है उसके लिए ये डेवलपिंग कंट्रीज को 100 बिलियन यूएस डॉलर प्रदान करेंगी। यहां से बातचीत शुरू हुई थी, आज ये और ज्यादा अमाउंट बढ़ गया है। और यदि आप देखेंगे तो याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जब बात पैसे देने की बात आई तो यहां पर डेवलप कंट्रीज का कहना था कि भाई हमें किसी ने उस समय हेल्प की थी क्या, हम क्यों करें। साथ में ये भी कहा गया है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज को एक्चुअली में क्लाइमेट फंड देंगी और क्लाइमेट फंड के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग है ये भी देंगी। कहा कि हम नहीं देंगे भाई, जिसको जो करना है कर लो। और ये बहस चल रही है, वर्ल्ड बैंक है, GEF है यानी कि ग्लोबल एनवायरमेंटल जो फैसिलिटी है ये है, UNFCCC है यहाँ पर। सो मिटिगेशन क्या है और साथ में ये जो आउटकम्स हैं इसके क्या हो सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, मिटिगेशन ये है कि रीन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी। गेटिंग माय पॉइंट, इसको याद रखिएगा। यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लो होगा ये, यानी कि ये सब पैसा डालेंगे तो फिर यहाँ से जो पैसा है ये मिटिगेशन पर लगेगा और साथ में इससे अदर जो अडॉप्टेशन है ये लिए जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। इंडिया का ब्लूप्रिंट क्या है, सो याद रखो कि हमने ना नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से 500 गीगावाट एनर्जी बनाने का जो टारगेट है 2030 तक के लिए फिक्स किया है। लगभग 50% ऑफ जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये रीन्यूएबल जो कंपोनेंट है उनसे करने का हमने लिया है। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, रीन्यूएबल का मतलब है कि जिनको वापस से प्रकट किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। बट इसका अपोजिट होता है फॉसिल फ्यूल, बिकॉज कि यदि धरती के अंदर से एक बार फॉसिल फ्यूल खत्म हो गया दैट मीन्स ये हमेशा के लिए खत्म हो गया, इसको वापस से जनरेट नहीं किया जा सकता। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर याद रखना कि 1 बिलियन टन्स ये रिड्यूस कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030। 45% ऑफ जो रिड्यूस है कार्बन इंटेंसिटी ये करने का वादा किया गया है, 40 इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030। नेट जीरो का हमने टारगेट रखा है 2070 तक। सो याद रखिएगा इंडिया अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन but its historical contribution to emission has been very low। ठीक है, India's goal is to adopt a clean path for economic development। बार बार ना ये विकसित देश और विकासशील देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जो विकासशील देश हैं ये बोलते हैं कि भाई विकसित देश ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और विकासशील देश ये बोलते हैं, विकसित देश ये बोलते हैं कि विकासशील देशों की जो पॉपुलेशन है ये देखो ये बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है क्लाइमेट चेंज है इसके लिए। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि एक्चुअली में दोनों ही देशों के यदि पक्ष और विपक्ष में हम बात करें सो याद रखें मेरी एक सिंपल सी बात कि जब भी कार्बन इमिशन की बात होती है, जब भी कार्बन इमिशन की बात होती है तो डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं कि इसका जो आधार है ये होना चाहिए टोटल कार्बन इमिशन। टोटल कार्बन इमिशन का मतलब है कि एक कंट्री के द्वारा टोटल कितना कार्बन इमिशन हो रहा है, ये कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इसको निकालो और इसको निकालकर उसको आधार बनाओ। बात समझे। यदि आपने पर कैपिटा कार्बन इमिशन लिया तो पर कैपिटा कार्बन इमिशन को आधार बनाना चाहती हैं कौन, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं टोटल कार्बन, नहीं टोटल डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं कि पर कैपिटा कार्बन इमिशन को आधार बनाओ, डेवलप कंट्रीज बोलती हैं टोटल कार्बन इमिशन को आधार बनाओ। अगेन रिपीट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। यहां पर देखो असल में दो सिनेरियो है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो किसके कारण रहा है। तो यहां पर पूरा वर्ल्ड दो पक्ष में बढ़ता है, एक है डेवलप्ड कंट्रीज और एक आते हैं क्या डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज है इसमें याद रखो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होता है। डेवलप्ड कंट्रीज सेज कि भाई यहां पर टोटल कार्बन इमिशन को ध्यान में रखना चाहिए, टोटल कार्बन इमिशन, और डेवलपिंग कंट्रीज सेज कि भाई पर कैपिटा कार्बन इमिशन को ध्यान में रखना चाहिए। कार्बन इमिशन ध्यान सुनना, ये क्या होता है टोटल कार्बन इमिशन, मतलब कि एक कंट्री है, इस कंट्री में अलग अलग सोर्सेज से टोटल कितना कार्बन इमिशन हो रहा है, इसको टोटल कार्बन इमिशन नाम दिया जाएगा। बट
जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो मालूम चलेगा क्या, और फिर मल्टीप्लाई ये सब होगा, तो उससे एक व्यक्ति, यानी कि यदि भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है और भारत वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन करने वाला कंट्री है, तो यहां का पर पर्सन, क्या बोला मैंने, यहां का पर पर्सन एक्चुअली में कितना कार्बन इमिशन कर रहा है, ये थोड़ा सा ठीक है, यहां का पर पर्सन के हिसाब से कार्बन इमिशन कितना हो रहा है, ये डेटा रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। यानी कि 146 करोड़ है, भारत वर्ल्ड में तीसरा सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन करने वाला देश है। बट यदि आप रियलिटी में देखेंगे तो पर कैपिटा के हिसाब से भारत आएगा कहीं लास्ट में। यूएसए पर कैपिटा में भी पहले, और ऐसे भी वो बहुत, यानी पहले या दूसरे नंबर पर है। चाइना पहले नंबर पे, यूएसए दूसरे नंबर पे है। पर कैपिटा में निकालोगे यूएसए पहले नंबर पे है। प्रति व्यक्ति कार्बन इमिशन और कुल कार्बन, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और कुल कार्बन उत्सर्जन इसको कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ आगे आते हैं, देखिएगा अब नेशनल एक्शन प्लान क्या है, यानी कि हमने अपना नेशनल एक्शन प्लान बनाया है। इसमें 8 की मिशन हमने जोड़े हैं, और ये 8 की मिशन कौन से हैं, तो एक तो है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, कि भाई जो हमारे यहाँ रीन्यूएबल एनर्जी है इनको कैसे बढ़ाया जाए, और यहाँ पर जो एनर्जी एफिशिएंसी है इसको कैसे इनहांस किया जाए। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया की यहाँ पर बात की गई है। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ आगे आइए, ये पूरा पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप देखना। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली यदि हम बात करें तो नेट जीरो का यहाँ पर जो टारगेट दिया गया है 2070 तक, तो इसके लिए क्या क्या हमने पाथ अपना, सॉरी यार, है ना, इसके लिए हमने क्या क्या पाथ अपनाया है, जरा इसके बारे में आप अध्ययन करिएगा। यानी कि नेट जीरो का टारगेट जो हमने फिक्स किया है, इसमें एनर्जी ग्रिड की बात की गई है कि हम अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड है ये बढ़ाएंगे, और इसीलिए यदि आपने देखा होगा तो पवन चक्की, सोलर एनर्जी, इस पर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रीशियन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि हम ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा यूज करेंगे। सस्टेनेबल अर्बन डिजाइन, ठीक है, वृक्षावरण वहां पर होना चाहिए। इंडस्ट्रियल जो डिकार्बोनाइजेशन है, ये फॉरेस्ट एंड कार्बन सिंक की बात की गई है। CCUS टेक्नोलॉजी, यानी कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी की बात। क्लाइमेट फाइनेंस की बात हुई है, कॉपरेशन थ्रू न्यू मल्टीलैटरल मैकेनिज्म, ठीक है, इसकी बात। कंक्लूजन लास्ट स्लाइड में है, इसको याद रखो। गेटिंग माय पॉइंट। सो याद रखिएगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और वाकई में ये आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं, सो आप इनको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर